विराम विराम का क्या अर्थ होता है? विराम का अर्थ होता है ठहरना या फिर रुकना। विराम का अर्थ होता है ठहरना या रुकना या फिर ठहराव भी बोल सकते हैं, पूर्ण विराम भी हम इसको बोल सकते हैं। तो हिंदी में विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो वाक्य में पद, वाक्यांश और खंड काव्य के अपारस्परिक संबंध को सूचित करने के अतिरिक्त उनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों में या हिंदी में विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। हम कह सकते हैं कि यदि कभी कभी हम विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं तो जो वाक्य हम बोलते हैं, जो भी बात हम बोलते हैं, उसका गलत अर्थ निकल सकता है। तो अर्थ को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह का यूज किया जाता है। कौन कौन से हम विराम चिन्ह आज पढ़ने वाले हैं वो आपको बता देते हैं। हिंदी में पूर्ण विराम को छोड़कर सब इंग्लिश से रिलेटेड है, सब इंग्लिश से लिए हुए विराम चिन्ह होते हैं। पूर्ण विराम का जो निशान होता है इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है, लेकिन हिंदी में जो होता है वो एक खड़ी लाइन होती है। तो आज हम यही सब हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से पढ़ेंगे? पूर्ण विराम पढ़ेंगे, ये सब आपके विराम चिन्ह दिए हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। अर्ध विराम है, अल्प विराम, उपविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, योजक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, रेखिका, विवरण चिन्ह, त्रुटि पूरक चिन्ह, संक्षेप सूचक चिन्ह, ये सारे जो चिन्ह हैं आपके विराम चिन्ह हम आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मैं निकेता चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टीच विद निकेता में। आज की जो आपकी क्लास होने वाली है हिंदी की विराम चिन्ह की क्लास है। तीसरी हमारी थ्योरी की क्लास है, 2 क्लास हम करा चुके हैं और उनके प्रैक्टिस सेट भी हम करा चुके हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करके रखना, जो भी वीडियो आपको मिले तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी क्या परिभाषा होती है। विराम चिन्ह की परिभाषा के बारे में हम देख लेते हैं एक बार। तो व्यक्ति अपने मन के भावों या विचारों को व्यक्त करते समय जब कभी कभी यह बात समाप्त होने पर बीच में रुकता है, तब रुकावट या विराम के स्थान को जिन चिन्हों द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि जब व्यक्ति अपनी बात को या अपने विचारों को जब किसी के सामने प्रस्तुत करता है, कहता है, तो जब हम बात करते हैं, आपस में बात करते हैं, तो क्या करते हैं, तो कभी कभी बीच में हम रुकते हैं, कभी ज़्यादा समय के लिए रुकते हैं और कभी थोड़े समय के लिए हम रुकते हैं। तो जब वहाँ वो रुकावट होती है, जहाँ हम रुकते हैं या विराम देते हैं, तो उसकी जगह जिन चिन्हों का यूज हम करते हैं, प्रयोग करते हैं, उनको विराम चिन्ह कहा जाता है। जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट लाइन है वो ये है कि श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार विराम चिन्हों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में विराम चिन्हों की संख्या 20 होती है। किसके अनुसार होती है? श्री कामता प्रसाद गुरु के अनुसार। अब देखते हैं अपना पहला विराम चिन्ह कौन सा है। तो पहला है पूर्ण विराम चिन्ह। तो पूर्ण विराम चिन्ह क्या है? इसको कैसे शो करते हैं? इसको एक खड़ी लाइन से शो करते हैं। पूर्ण विराम चिन्ह का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है पूरी तरह, पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरी तरह रुकना या फिर ठहरना। यानी कि जब हम किसी बात को बोलते हैं या फिर हम कोई वाक्य बोलते हैं, तो जब हम रुकते हैं, पूरी तरह हम रुक जाते हैं, वाक्य खत्म हो जाता है, तो उसके अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण है, रमन और सोनू दोस्त हैं। यहाँ वाक्य खत्म हो चुका है, तो यहाँ किसका प्रयोग किया गया है? यहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया गया है। और इस पूर्ण विराम का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये भी हम एक बार क्लियर कर लेते हैं, ये भी हम देख लेते हैं इसी में। तो पूर्ण विराम का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है छंदों में, इसका प्रयोग किया जाता है। यानी कि छंदों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आपका उदाहरण लो, रघुकुल रीत सदा चली आई। क्या? रघुकुल रीति सदा चली आई। ठीक, तो यहाँ किसका प्रयोग होगा? यहाँ आपका पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। ठीक है। और जो विषम्य बोधक वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, उन वाक्यों को छोड़कर, उन दोनों वाक्यों को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इतना के लिए कब, और फिर क्या है कि कभी कभी किसी व्यक्ति या वस्तु का सजीव वर्णन करते समय, क्या कभी कोई वस्तु है
ठीक है। कोई व्यक्ति है, किसी व्यक्ति या वस्तु का जब हम कैसे सजीव वर्णन करते हैं, तो सजीव वर्णन करने के लिए भी पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण ले लो, प्रेसस लटाट। क्या? प्रेसस लटाट। तो इसमें क्या होता है? पूर्ण विराम का चिन्ह होगा। पानीदार बड़ी बड़ी आंखें। क्या? पानीदार बड़ी बड़ी आंखें। तो इसके लास्ट में भी किसका यूज होता है, प्रयोग होता है? यहाँ भी आपका फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, यानी कि पूर्ण विराम का यूज होता है। और कहाँ नहीं होता है? एक तो आपका विषम्य बोधक चिन्ह वाक्य हो गए। क्या? विषम्य विस्मयादिक बोधक चिन्ह हो गए, वाक्य हो गए, और एक प्रश्नवाचक वाक्य। एक तो इन दोनों में आपका विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। और इसके साथ साथ जब एक वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से होता है, ठीक है, दो वाक्य बोले जाते हैं, एक वाक्य का संबंध किससे होगा? दूसरे वाक्य से होता है, वहां भी आपका पूर्ण विराम का प्रयोग नहीं होता है। कहाँ होता है? सबसे लास्ट में होगा। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ अभी। मैं मनुष्य में, क्या? मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूं। यहाँ क्या लगाएंगे हम? कोमल लगाएंगे। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूं, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। तो ये दो वाक्य हैं। तो इसमें जो आपके ये दो वाक्य हैं, एक वाक्य आपका यहाँ का समाप्त ये है और दूसरा वाक्य आपका ये हो जाता है। तो इन दोनों वाक्यों का क्या है? आपस में संबंध है। तो यहाँ हम बीच में जो है तो इसका पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि सबसे लास्ट में करेंगे। मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहता हूँ, उसे देवता बनाने की मेरी इच्छा नहीं है। इतना क्लियर? पूर्ण विराम क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं अल्प विराम। अगर अल्प विराम की बात की जाए तो इसमें कोमा जो होता है, इंग्लिश में जो कोमा बोला जाता है, उसको अल्प विराम बोला जाता है। इंग्लिश में जो कोमा बोला जाता है उसको अल्प विराम बोला जाता है। और हिंदी व्याकरण में जो है सबसे ज़्यादा इसी चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह का मतलब क्या होता है? इसका अर्थ होता है, अल्प विराम के चिन्ह का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए रुकना। क्या? इसका अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए रुकना या फिर ठहरना। तो अल्प विराम का क्या अर्थ होता है? अल्प विराम चिन्ह का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए रुकना या फिर ठहरना। कोमा से इसको शो करते हैं जहां हम क्षण भर के लिए रुकते हैं। कहाँ? जहाँ हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, बस क्षण भर के लिए रुकते हैं, ठीक है, ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकना, क्षण भर के लिए रुकते हैं, वहाँ आपका अल्प विराम का चिन्ह होता है। तो आप समझ चुके, थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना इसका अर्थ होता है। तो अब इसको देखते हैं। जहाँ एक से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों को दर्शाना होता है तब अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। कहाँ होता है? जब एक या एक से अधिक वस्तुओं को दर्शाना होता है, ठीक है। छंदों में एक चरण की समाप्ति पर अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। कभी कभी अंत में जो होता है वो पूर्ण विराम का चिन्ह होता है, लेकिन छंद में कहाँ? जब बीच बीच में रुकते हैं वहाँ इसका प्रयोग होता है। उदाहरण जैसे मैंने दिल्ली में बड़ी इमारतें, लाल किला, कुतुब मीनार देखी। ये दो चीजें हो गई, तो इसमें क्या लगा दिया? कोमा लगा दिया आपने, अल्प विराम का प्रयोग कर लिया। रानी बाजार से सेब, अनार, संतरे, जामुन और अमरूद लाई। तो ये भी क्या हो गया? ये भी आपके अल्प विराम का यूज हो गया, ठीक है। और कहाँ होता है? उपवाक्यों को अलग करने के लिए, ठीक है। जैसे उदाहरण लो, उपवाक्यों को अलग करने के लिए, भविष्य में जो भी होगा देखा जाएगा। ये दो वाक्य हैं, दो उपवाक्य, तो इनमें अलग करने के लिए यहाँ आपका क्या यूज हुआ है? यहाँ आपका ये कोमा यूज हुआ है। जो भी होगा देखा जाएगा, दो वाक्यों में हो गया। या फिर कहाँ यूज होता? तब, जैसे तब, तो यह, तब तो यह वह,
आदि के स्थान पे भी किसका यूज होता है? कोमे का यूज होता है, अल्प विराम का यूज होता है। जैसे जब मेरा भाई आया, क्या? जब मेरा भाई आया, तो वहां यूज होगा आपका अल्प विराम का। जब मेरा भाई आया तब मैं खाना खा रहा था। जब मेरा भाई आया, कोमा, तब मैं खाना खा रहा था। इतना क्लियर? आगे चलते हैं। आगे है अल्पविराम। अर्धविराम को, ये आपका अर्धविराम है। पहला क्या था? पहला आपका अल्पविराम था, अब पढ़ रहे हैं हम अर्धविराम। तो अर्धविराम को इंग्लिश में बोला जाता है सेमी कोलन। ठीक है, इसमें एक ऊपर डॉट लगा होता है और नीचे कोमा होता है। इतना क्लियर? तो इसका यूज कहाँ किया था? ये अल्पविराम और अर्धविराम में बहुत कंफ्यूजन होता है। तो अल्पविराम को कहाँ, जब क्षण भर के लिए रुकना होता है, दो या दो से अधिक वस्तुओं को अलग करना होता है, वहाँ इसका यूज किया था। लेकिन अर्धविराम का यूज कहाँ किया जाता है? जहाँ पूर्ण विराम से कुछ कम, कहाँ? पूर्ण विराम से कुछ कम, ठीक है, पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से अधिक। जहां पूर्ण विराम से कुछ कम और अल्प विराम से अधिक रुकने की आवश्यकता होती है, वहां किसका यूज होता है? वहां अर्धविराम का यूज होता है। ठीक है, देखते हैं क्या। जब किसी वाक्य को बोलते समय बीच में हल्का सा विराम लेना हो किंतु वाक्य समाप्त ना किया जाए, तब वहां अर्धविराम का चिन्ह का यूज होता है। पूर्ण विराम से कम और अर्धविराम से अधिक, अल्प विराम से अधिक, तो वहां अर्धविराम का यूज होता है। मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए भी अर्धविराम का यूज होता है। जैसे जब तक हम गरीब हैं, सेमीकोलन लग गया, अर्धविराम लग गया, दूसरे पर आश्रित रहने वाले हैं, तब हमारा कल्याण नहीं हो सकता। तो ये क्या है? इन दोनों, इस वाक्य में क्या था? ये विरोध था। जब तक हम गरीब हैं, दूसरे पर आश्रित रहने वाले हैं, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। आगे चलते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। जब किसी वाक्य में प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है, तो वहाँ किसका प्रयोग होता है? वहाँ प्रश्नवाचक का यूज होता है। जैसे तुम्हारा यहाँ आना क्यों हुआ, यहाँ प्रश्न पूछा गया, तो किसका यूज हुआ? प्रश्नवाचक चिन्ह का। इंग्लिश में बोला जाता है इंट्रोगेटिव। जब वाक्य में क्या, क्यों, कैसे ये शब्द आते हैं, तो वहाँ किसका प्रयोग होता है? वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। उदाहरण लो, तुम रोज कहाँ जाते हो? तुम रोज कहाँ जाते हो, तो इसमें किसका यूज हुआ है? इसमें हुआ आपका प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग। या मतलब दूसरी स्थिति में, जहाँ अनिश्चय की स्थिति, जहाँ मतलब आपको कुछ पता नहीं हो, है ना, पूरा कंफर्म नहीं हो, तो वहाँ कैसे यूज किया था? जैसे आपका उदाहरण ले लेते हैं, अनिश्चय की स्थिति उत्पन्न होने पर भी इसका यूज होता है। जैसे आप शायद दिल्ली के रहने वाले हैं। क्या है? उदाहरण, आप शायद दिल्ली के रहने वाले, यहाँ उसको कंफर्म नहीं है, वो निश्चित नहीं है कि आप दिल्ली के ही रहने वाले हो, कंफ्यूज है, तो यहाँ किसका यूज होगा? यहाँ आपका प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज होगा। आप शायद दिल्ली के रहने वाले हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। विषम्य बोधक चिन्ह का यूज क्या होता है, अब इसे देख लेते हैं। इसको विषम्य सूचक या विषम्य संबोधक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका जो चिन्ह होता है, खड़ी लाइन होती है और उसके नीचे ऐसे डॉट लगा होता है। अब इसको देखते हैं। तो इस चिन्ह का प्रयोग आश्चर्य, घृणा, हर्ष, शोक आदि भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जहाँ आश्चर्य होता है, जहाँ घृणा होती है, खुशी होती है, दुख होता है, उन भावों को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे वह कितनी अच्छी गाड़ी है, तो यहाँ किसका प्रयोग हुआ? ये आपका विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। दूसरा, संबोधन के लिए, संबोधन के लिए भी आपका विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्याम, अब तुम पढ़ो, किसको बुलाया? श्याम को बुलाया। श्याम, श्याम
अब तुम पढ़ो। तो किसका प्रयोग है? यहाँ आपका विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। या फिर जहाँ अपने से छोटों के प्रति शुभकामनाएं और सद्भावनाएं प्रकट की जाएं। कहाँ? जहाँ अपने से छोटों के प्रति शुभकामनाएं या सद्भावनाएं प्रकट की जाएं, वहाँ भी किसका यूज होता है? वहाँ भी विषम्य बोधक का चिन्ह होता है। जैसे पुत्र चिरंजीवी हो, भगवान तुम्हारा भला करे, तो यहाँ भी किसका यूज होगा? यहाँ भी आपका विषम्य बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। ठीक है, इतना क्लियर। आगे चलते हैं, निर्देशक चिन्ह की बात कर लेते हैं। तो इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है संकेत के लिए होता है। तो इसमें क्या? निर्देशक चिन्ह। तो इसमें इस चिन्ह का प्रयोग संकेत के लिए होता है। जैसे शब्द के दो भेद होते हैं, जैसे सार्थक और निरर्थक, तो संकेत के लिए इसका यूज किया जाता है। या फिर जब व्यक्ति के द्वारा कहे गए कथन को व्यक्त करना हो, जो व्यक्ति ने कहा उस कथन को व्यक्त करना हो, या किसी रचना के बाद कवि का नाम लिखना हो, तो वहाँ किसका प्रयोग होता है? वहाँ निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे मोहन, मैं दिल्ली में लाल किले के पास रहता हूँ। मोहन क्या कह रहा है? मोहन ने कहा है मैं दिल्ली में लाल किले के पास रहता हूँ, तो यहाँ किसका यूज होगा? यह निर्देशक चिन्ह का यूज होगा। ये ये गलत है। सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना है चिदम्बरा, ठीक है, तो किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की। तो इसमें कहा गया रचना के बाद जब हम कवि का नाम लिखेंगे, तो ठीक है, तो यहाँ भी आपके निर्देशक चिन्ह का प्रयोग होता है। आगे चलते हैं, उद्धरण या फिर अवतरण चिन्ह क्या होते हैं? इनको हम बोलते हैं इन्वर्टेड कोमा। 66 ये डबल होते हैं, या 66 और 99। यहाँ हमको कोई बात कहनी है, वाक्य लिखना है, या फिर सिंगल कोमा भी ये होता है, 6 और 9 के रूप में ये होता है। तो जब किसी कथन को जैसे का तैसा व्यक्त करना हो, तो वहाँ किसका यूज होता है? वहाँ उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे निराला की कविता जूही की कली मुक्तक छंद का उदाहरण है। तो किसकी? जूही की कली को ऐसे ही हम बताएंगे, ऐसे ही व्यक्त करेंगे, तो यहाँ किसका यूज हुआ? यहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग हुआ। या फिर नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो यहाँ भी आपके उद्धरण यानी कि अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। या फिर मतलब इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, जिस कोई किताब है उससे कोई वाक्य है या कोई अवतरण है, उसको जब वहाँ से ज्यों का त्यों हमें शो करना है, अव्यक्त करना है, तो वहाँ का अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। क्लियर? जैसे कि उर्वशी दिनकर की कालजयी रचना है। उर्वशी, तो यहाँ कोमा लगेगा, ठीक है, ऊपर दोनों तरफ। उर्वशी दिनकर की कालजयी रचना है। या फिर लेखक का नाम है, लेखक का उपनाम है, पुस्तक कोई किताब है, समाचार पत्र है, या लेख या शीर्षक है, उसके लिए भी आप उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हो। कोई संधि है, कोई कहावत हो गई, ठीक है, कहाँ यूज करोगे? संधि है कोई, या कोई कहावत है, कोई रचना है, कोई पत्र है, ठीक है, समाचार पत्र है, या कोई लेख का शीर्षक है, यहाँ क्या कोई महत्वपूर्ण कथन है, तो यहाँ किसका यूज किया जाता है? यहाँ उद्धरण या अवतरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे चलें, नेक्स्ट चिन्ह है आपका, नेक्स्ट विराम चिन्ह है योजक चिन्ह। क्या है? योजक चिन्ह। तो इस चिन्ह का यूज प्रयोग समानार्थक शब्द, विलोम शब्द या तुलनावाचक शब्दों में होता है। जैसे बड़ा सा, साफ साफ, अपना पराया में लग गया, जीवन मरण में लग गया। और कहाँ यूज होता है इसका? विपरीत शब्द हो गए ना, विलोम शब्दों में यूज हो गया। आपका द्वंद्व समास में भी इसका प्रयोग होता है। किसमें? द्वंद्व समास में भी, द्वंद्व समास में योजक चिन्ह का आपका प्रयोग होता है। या फिर जब दो संयुक्त क्रियाएं एक साथ होती हैं, प्रयोग होती हैं, कौन सी? जब संयुक्त क्रियाएं एक साथ प्रयोग होती हैं,
तो वहाँ भी आपका योजक चिन्ह प्रयोग होता है, जो कौन जैसे मारना पीटना योजक चिन्ह हो गया, सीखना सिखाना हो गया। इन सब में किसका प्रयोग हो रहा है? इन सब में आपका योजक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, जैसे 10 20 हम बोलते हैं ना, 10 20 12 13, तो इनमें किसका प्रयोग होगा? योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। समानार्थक शब्द हो या विलोम शब्द हो या तुलनावाचक शब्द होते हैं, वहाँ योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है आपका विवरण चिन्ह। अब बात करते हैं विवरण चिन्ह की। तो जब किसी कथन को विस्तृत रूप से व्यक्त करना होता है तो वहाँ किसका यूज होता है? विवरण चिन्ह का यूज होता है। जैसे निम्न में से किसी एक पर 150 शब्दों में निबंध लिखो, तो किसका यूज हुआ? विवरण चिन्ह का यहाँ यूज हुआ। ये नेक्स्ट एग्जाम्पल उदाहरण है, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, तो यहाँ किसका यूज हुआ है? यहाँ भी आपका विवरण चिन्ह का यूज हुआ है। तो जब हम किसी बात को बहुत विस्तृत रूप से हमें बताना होता है तो वहाँ हम विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हम बोलते हैं गद्य खंड का भावार्थ निम्नलिखित है, तो यहाँ किसका यूज होता है? ये हो गया आपका विवरण चिन्ह का यूज। क्लियर। आगे चलते हैं। कोष्टक चिन्ह यानी कि ब्रैकेट चिन्ह, इसमें कौन कौन से होते हैं? एक ऐसे वाला होता है बड़ा वाला, एक छोटा और एक नॉर्मल ब्रैकेट होता है। तो इनको क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है कोष्टक चिन्ह। तो इनका प्रयोग कहाँ होता है? इस चिन्ह का प्रयोग विकल्प दिखाने या किसी शब्द के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे उदाहरण कै खे खे, ये क्या आपके आप जैसे विकल्प दिखाओगे, नंबरिंग करोगे, तो इसमें क्या कोष्टक चिन्ह का यूज करोगे। या फिर शुभ कार्य में गजानन, गजानन का दूसरा नाम क्या हो गया? गणेश जी को पूछते हैं, तो दूसरे नाम को भी इसमें कैसे शो कर रहा है, कैसे व्यक्त किया है? कोष्टक चिन्ह लगाकर। तो मतलब ये चिन्ह कहाँ यूज होते हैं? ये वाक्य के बीच में यूज होते हैं, वाक्य के बीच में इनका प्रयोग किया जाता है। और इन ब्रैकेट में कोष्टक में ऐसी जानकारी रखी जाती है जो मुख्य वाक्य का अंग होते हुए भी उनसे पृथक की जाती है। जैसे शुक्ल, हम लिखेंगे शुक्ल, तो शुक्ल का पूरा नाम क्या है? सभी जानते हैं शुक्ल को, तो सभी जानते हैं, तो इनका पूरा नाम क्या? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, तो इनके नाम को शॉर्टकट में शुक्ल लिख दिया और पूरा नाम हमने कैसे कर दिया? कोष्टक चिन्ह में। क्लियर। आगे देखते हैं। लाघव चिन्ह क्या होते हैं? किसी बड़े शब्द को छोटा करके लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर को कैसे लिखोगे? शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है। इंजीनियर को लिखते हैं, जैसे इंजीनियर को लिखते हैं पूरा, तो शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख दिया? इंजीनियर, और ऐसे। ठीक है। उत्तर प्रदेश, प्रोफेसर, एमए, तो इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग हम करते हैं। आगे देखते हैं। हंसपद या त्रुटि बोधक चिन्ह, ये क्या होते हैं? वाक्य लिखते समय जब कोई शब्द या अंश छूट जाता है तब हंसपद को लगाकर उस शब्द को लिखते हैं। कोई वाक्य हम लिख रहे हैं और वो छूट जाता है, तब किसका प्रयोग किया जाता है? हंसपद का यूज किया जाता है, या इसको त्रुटि पूरक चिन्ह भी हम बोलते हैं। ठीक है। जैसे तुम दिल्ली गए थे, तो यहाँ क्या लिखा इन्होंने? तुम गए थे, और यहाँ इनसे दिल्ली छूट गया, तो दिल्ली को ऐसे करके ऊपर इन्होंने लिख दिया है। तो इस वाक्य में जब कोई शब्द छूट जाता है तो उसके लिए हंसपद या त्रुटि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब दूसरे एग्जाम्पल, जैसे प्रेमचंद, प्रेमचंद का यहाँ को छूट गया, तो ग्राम्य जीवन की संजीव झांकी प्रस्तुत करता है कौन? गोदान, तो यहाँ छूट गया था, तो इन्होंने ऐसे करके यहाँ ऊपर लिख दिया। तो इस चिन्ह का यूज होता है, इसको बोलते हैं त्रुटि बोधक चिन्ह। जब कोई शब्द या अंश छूट जाता है वाक्य में तब इसका प्रयोग होता है। समता तुल्य का इसको बोलते हैं इजिकल टू। किसी शब्द का अर्थ लिखते समय समता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाए। हास, हास का अर्थ क्या होता है? हंसना, तो इसका कैसे शो किया इन्होंने? किया समता या तुल्य सूचक चिन्ह का प्रयोग किया, जिसको हम बोलते हैं इक्वल चिन्ह। या फिर शोक, दुख, गुस्सा, घृणा, एक दूसरे का अर्थ बताने के लिए इसमें इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह।
तो जब किसी शब्द को अलग दर्शाना होता है, क्या जब किसी शब्द को अलग दर्शाना होता है तब उपविराम या अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। या फिर हम इसको बोल सकते हैं जब हमें किसी का शीर्षक बताना हो तो शीर्षक बताने के लिए भी हम उपविराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे विज्ञान, उपविराम का चिन्ह लगा है वरदान या अभिशाप, तो इस शब्द को अलग किया गया। या प्रदूषण एक अभिशाप, या हम बोल सकते हैं कामायनी। कामायनी क्या है, हम ऐसे लगाते हैं, उपविराम का चिन्ह लगाएंगे, क्या है ये, एक अध्ययन। ठीक, क्लियर। आगे है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। क्या, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह। तो इस चिन्ह का प्रयोग ऊपर लिखे वाक्य या अंक को दोबारा लिखने के श्रम से बचाने, मतलब जब कोई वाक्य ऊपर लिखा जाता है और वही वाक्य जब हम नीचे नंबर रिपीट करते हैं तो उसमें जो समय व्यर्थ ना हो उसको बचाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ऐसे करके। ठीक है, करते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, राम घर जाता है। क्या, राम घर जाता। अगला वाक्य ले लो, सीता घर जाती है, तो हम क्या करेंगे, घर जाती है। तो ऊपर लिखे शब्द को दोबारा नीचे जब लिखना होता है तो उसकी जगह, उस शब्द की जगह किसका यूज किया जाता है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का यूज किया जाता है। इतना क्लियर। आगे चलें। आगे है लोप या पदलीय चिन्ह। तो जब वाक्य या अनुच्छेद में कुछ अंश छोड़कर लिखना हो तो तब पदलोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे इन्होंने गिनती लिखी 1 2 3 4 5 और आगे डैश 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 के आगे तक लिख लो। या फिर मैथ में यूज होता है कि जैसे बोला जाता है कि 1 से 1 2 3 लिखो, कहाँ तक लिखनी है, डैश 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 100 तक। तो इसको बोलते हैं लोप या पदलीय चिन्ह। आगे है दीर्घ उच्चारण चिन्ह। इसको ऐसे करके बनाते हैं, ठीक है, ऐसे। तो जब वाक्य में किसी शब्द विशेष के उच्चारण में अन्य शब्दों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, जब हम किसी वाक्य में किसी शब्द या विशेष का उच्चारण करते हैं, वाक्य में किसी शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो जब दूसरे शब्द होते हैं उनकी अपेक्षा इन शब्दों के उच्चारण में अधिक समय लगता है तो किस चिन्ह का यूज किया जाता है, इसको बोलते हैं दीर्घ उच्चारण चिन्ह। जैसे ओम, ओम लिखते हैं तो ऐसे करके लिखा जाता है ओम, तो ये क्या है, दीर्घ उच्चारण चिन्ह। या फिर राम, जब हम आवाज लगाएंगे तो ये क्या है, ये आपका दीर्घ उच्चारण चिन्ह होता है। आगे चलें। अगर आपको क्लास पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कल मैं इसकी प्रैक्टिस सेट भी आपके लेके आने वाली हूँ। कल प्रैक्टिस सेट की क्लास होगी। एक दिन हमारी थ्योरी क्लास चलती है और नेक्स्ट डे हमारे प्रैक्टिस सेट होता है, उसी जिसकी थ्योरी सब्जेक्ट है उसी टॉपिक का प्रैक्टिस सेट हम कराते हैं। आगे है आपका समाप्ति सूचक। नेक्स्ट है आपका समाप्ति सूचक। तो इस चिन्ह का प्रयोग पुस्तक के अंत में किया जाता है जो कि यह सूचित करता है कि पुस्तक, कहानी या लेख समाप्त हो गए हैं। ठीक है, ऐसे करके चिन्ह होता है। कहाँ यूज किया जाता है, किताब के लास्ट में यूज किया जाता है। या कोई कहानी है या कोई किताब है या कोई लेख है तो उसके लास्ट में इस चिन्ह का यूज किया जाता है। नेक्स्ट आपका टीका या तारक सूचक। स्टार बोल सकते हैं, इसको स्टार बोलते हैं। तो इसका कहाँ यूज होता है, इस चिन्ह द्वारा पाठ से संबंधित स्पष्टीकरण पृष्ठ से सबसे नीचे लिखा जाता है। यानी कि कोई पाठ है, पाठ में कोई शब्द है या कुछ भी है, उसका जब बहुत ज़्यादा डिटेल हमें बतानी होती है, कोई सब कहानी आपकी चल रही है, वहाँ कोई आपका शब्द आ जाता है और उस शब्द का मीनिंग नहीं पता, तो उस शब्द का मीनिंग क्या है, जो आपका किताब का पेपर होता है ना, उसमें सबसे नीचे ऐसे करके स्टार बनाएंगे और यहाँ उसके बारे में लिख देते हैं। आप देखना, अपनी बुक में देखना ध्यान से, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट है आपका पाद बिंदु, यानी ये डॉट होता है। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, ये डॉट होता है तो इसका यूज किया जाता है अरबी फारसी शब्दों में इसका यूज होता है। जैसे जहीर, जहर, वकील, मुकदमा, गजल, जहरीहा, इसमें पीछे इनमें क्या होता है, इस पाद बिंदु का प्रयोग किया जाता है। कहाँ, अरबी फारसी शब्दों में। जैसे हम लिखेंगे जहर तो यहाँ पीछे ऐसे करके लिखा हुआ होता है, डॉट लगा हुआ होता है, तो ये होते हैं आपके पाद बिंदु। तो फ्रेंड्स, ये आपके विराम चिन्ह का चैप्टर था, आपका कंप्लीट हो गई आज की क्लास। सारे विराम चिन्ह मैंने एक क्लास में कंप्लीट कर दिए हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर पहली बार चैनल पर आए हो, और बेल आइकन पर क्लिक करना ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो आपको आए, आपके लिए आए, तो आपको उसको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए कल के प्रैक्टिस सेट में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।